संविधान का संशोधन का मतलब है 1950 के बाद जब संविधान बना था उसके बाद अब तक क्या क्या चीजें चेंज हुई, अमेंड हुई, संशोधित हुई, चेंज बदली गई। ठीक है, क्या क्या चीजें बदली गई और वो कैसे बदला गया, बदलने के लिए क्या क्या प्रावधान है, क्या उसको कौन बदल सकता है, सब चीजें हैं। इस अमेंड संविधान में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता, और हो सकता है तो कौन कर सकता है, किस प्रक्रिया द्वारा कर सकता है, और अब तक कितना हुआ है, ये सब चीजें हैं। ठीक है ना, तो पढ़ते हैं। किसी अन्य लिखित संविधान के समान भारतीय संविधान में भी परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप उसे संशोधित और व्यवस्थित करने की व्यवस्था है। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? आवाज भी बहुत कट रहा था, एक मिनट रुको। आवाज ही नहीं आ तो मैंने बोला कि संविधान में समाज में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, और समाज के डिमांड और जरूरतें समाज के डिमांड और जरूरतें बदलती रहती हैं। समाज को जागृत रखना भी बहुत जरूरी है नई चीजों के लिए, इसीलिए संविधान में बदलाव बहुत जरूरी है। संविधान को भी बदलना पड़ता है। ठीक है ना, तो इस तरह संविधान को हम जीवित कह सकते हैं। संविधान एक जीवित पुस्तक है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उसमें बदलाव होता रहता है। वो भी कैसे? समाज की चीजों को अनुसार बदलाव होता है, परिस्थितियां क्या चल रही हैं और क्या आवश्यकताएं हैं। ठीक है, क्या परिस्थितियां और क्या आवश्यकताएं हैं, उसके अनुसार संविधान में संशोधन होता है। किसकी तरह? दूसरे संविधानों की तरह। लेकिन हालांकि इसकी संशोधन प्रक्रिया ब्रिटेन के समान आसान नहीं है और अमेरिका के समान अत्यधिक कठिन नहीं है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? लचीला भी बोलते हैं और कठोर भी बोलते हैं। लचीला बोलते हैं ना, संविधान में हमने पढ़ा था शुरू में संविधान की विशेषताओं में। संविधान की विशेषता क्या है? ये लचीला है। क्यों? इसको कुछ प्रावधानों को संशोधन करना आसान है। कठोर है, क्यों? कुछ प्रावधानों को संशोधन करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए ब्रिटेन के समान आसान भी है और अमेरिका के समान मुश्किल भी। अमेरिका में कानून संविधान को संशोधित करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आज तक हमारे भारत में कितने संशोधन हो गए हैं? 104वां संशोधन हुआ, 104 बार संशोधन हुआ है। और हमारा संविधान 1950 में बना था। सोचो, अमेरिका का संविधान 200 साल पहले आ गया है, लेकिन उसमें अभी तक 14-15 संशोधन हुए हैं। ठीक है, उनका संविधान हमसे 200 साल भी पुराना हो सकता है, 200 साल पुराना है लगभग। ठीक है, लेकिन उनके संविधान में अब तक सिर्फ 14 या 15 कुछ ही संशोधन हुए हैं। ठीक है, लेकिन हमारे संविधान में भी आए हुए 70-75 साल हो गए हैं, और 100 से ज्यादा, मतलब अगर देखा जाए तो पर ईयर 2 संशोधन हुए हैं, हर साल 2 संशोधन हो जाते हैं इस तरह से। तो हमारे संविधान को संशोधन करना आसान भी है, लेकिन कुछ प्रक्रियाएं मुश्किल भी है। ठीक है ना, अमेरिका जितनी। दूसरे शब्दों में, संविधान न तो लचीला है और न कठोर है, दोनों वर्ड है। न तो बहुत लचीला है, न बहुत कठोर है। न कठोर का मतलब आसान भी है, न लचीला मतलब कठोर भी है। मतलब वही वर्ड हो गया, लचीला भी है कठोर भी है। या फिर ये बोल सकते हो, न तो लचीला है न कठोर है। यद्यपि दोनों का सम्मिश्रण है, लचीले और कठोर का मिश्रण है हमारा संविधान। ठीक है। तो ये वर्ड याद रखना, क्यों इसका लचीला। यदि एग्जाम में क्वेश्चन हाँ। आया है, क्वेश्चन तो आया ही है। लचीला संविधान की विशेषता में लिखा किस गया था। पूछा जाएगा कि संविधान लचीला है, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो वो आपको आंसर, उसमें आंसर क्या होगा? क्योंकि संविधान में कुछ प्रावधानों को संशोधन करना बहुत आसान है, इसीलिए लचीला है। मोड़ तोड़ सकते हैं आप उसको, जैसे आप रबर बैंड को लो हाथ में और बड़े आराम से मोड़ सकते हो ना उसको। तो रबर बैंड लचीला इसलिए है क्योंकि आराम से उसको मोड़ा जा सकता है। ठीक है, और अगर स्टील का पाइप लो, लचीला वो भी है, लेकिन आप नहीं मोड़ पा रहे हो। ठीक है ना, आप मोड़ नहीं पा रहे हो। ऐसा नहीं कि मुड़ेगा नहीं वो, लेकिन आप नहीं मोड़ पा रहे क्योंकि आपके लिए कठोर है वो। ठीक है, रबड़ बैंड आपके लिए आसान था मोड़ना, तो आप उसको लचीला कह रहे हो। स्टील का पाइप आपके लिए मुश्किल था मोड़ना, तो आप उसको कठोर कह रहे हो। ठीक है, समझ रहे हो ना? मतलब आपकी कैपेबिलिटी नहीं है उसको मोड़ने की, तो आप उसको कठोर कह रहे हो। तो इसी तरह संविधान बदला जा सकता है, लेकिन उसको बदलना बड़ा मुश्किल है। कुछ प्रावधानों को बदलना बहुत मुश्किल है, इसलिए कठोर है वो। कुछ प्रावधानों को बहुत मोड़ना आसान है, इसलिए लचीला। जैसे कठोर क्यों है? जो 368 के तहत जिनको संशोधन किया जाना चाहिए, जिन प्रावधानों को 368 में लिख दिया गया है कि इनका संशोधन 368 के तहत ही होगा। 368 में लिख दिया गया है कि इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए संसद में, दोनों हाउसेस में 2/3 मेजोरिटी चाहिए, मतलब 100 में से 75 लोग मानने चाहिए। और फिर कुछ में तो लिखा है कि भाई राज्य सरकार भी माननी चाहिए इसके लिए 50%। तो कुछ चीजें बहुत मुश्किल है संशोधन करना। ठीक है, तो
इसीलिए लचीला और कठोर दोनों है। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संसद को, ये याद रखना, 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में एवं इसकी व्यवस्था की में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है, मतलब संसद संविधान को बदल सकता है 368 के तहत। यह उल्लेखित करता है क्या, 368 क्या उल्लेखित करता है कि संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन, यानी बढ़ाना, चेंज करना या घटा देना, उसके रूप में संशोधन कर सकता है। तो संसद क्या है, अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करके संविधान में किसी भी उपबंध को बदल सकता है। हालांकि संविधान उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकता, संविधान उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं करता जो संविधान के मूल ढांचे से है, जो केशवानंद भारती में दी गई थी। यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती में दी गई थी। तो ये केस अब बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हम लोग। मूल ढांचे वाला मतलब कि संसद जो है अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करके संविधान में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकता। ठीक है ना, संविधान के मूल एक एक वर्ड को बदल सकता है संविधान को, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को, मतलब हमारा संविधान लोकतांत्रिक है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं बदल सकता। हमारा संविधान न्याय देता है तो न्याय व्यवस्था को बदल नहीं सकता। ठीक है, तो जो जो हमारा मूल ढांचा है ना संविधान का, हमारे देश का, उसको नहीं बदल सकता है। ठीक है, संशोधन की प्रक्रिया, अब संविधान को संशोधित कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की प्रक्रिया में निम्नलिखित तरीकों से उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो क्या उल्लेख किया गया है संशोधन में, 368 में क्या लिखा गया है, संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पूर्व स्थापित करके ही किया जा सकेगा, राज्य विधानमंडल में नहीं। मतलब कि संविधान का अगर संशोधन करना है तो सिर्फ संसद में होगा और संसद के किसी भी सदन में होगा, कोई भी विधेयक लाके। ठीक है ना, संविधान में अगर संशोधन करना है तो कोई भी विधेयक पहले लाओ संसद में ही, राज्य विधानमंडल में नहीं। मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं चेंज कर सकती संविधान को, समझ रहे हो। संविधान कौन संशोधित कर सकता है, संसद संशोधित कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है, सेंट्रल, जो सेंट्रल में दिया गया हमको, केंद्र, संसद जो है वही, केंद्र सरकार से बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी संसद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, संसद ही संविधान में संशोधन कर सकती है, वो भी पूर्व विधेयक लाके। मतलब पहले उसको बिल लाना पड़ेगा। ठीक है, पहले विधेयक, विधेयक मतलब बिल होता है। ठीक है, विधेयक मतलब क्या होता है, बिल होता है। और कानून मतलब क्या होता है, कानून मतलब एक्ट होता है। तो जहां एक्ट लिखा गया है, समझ लो अधिनियम, सॉरी अधिनियम, तो जहां अधिनियम लिखा गया है समझ लो राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिया है और अधिनियम बन गया, वो कानून बन चुका है। जहां बिल लिखा गया या विधेयक लिखा गया, उसका मतलब वो अभी कानून नहीं बना है, चल रहा है, प्रोसेस में है। तो ये चीज आपको पढ़ने को मिलेंगी बार बार, इसलिए पहले ही बता दे रहा हूँ कि बिल, एक्ट और एक्ट में क्या डिफरेंस है, विधेयक और अधिनियम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, विधेयक का क्या होता है, जो अभी कानून नहीं बना है, सिर्फ प्रपोजल आया उसका, उसे लोकसभा ने पास कर दिया तो भी वो विधेयक रहेगा, उसे राज्यसभा ने पास कर दिया तो भी विधेयक रहेगा, राष्ट्रपति के पास गया तब तक विधेयक रहेगा, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया तो अधिनियम बन जाएगा वो। समझ रहे हैं, राष्ट्रपति के साइन करते हो कानून बन जाएगा। तो विधेयक जो है यानी बिल, विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पूरा स्थापित किया जा सकता है। मतलब आप समझ रहे हो, संविधान के संशोधन के लिए विधेयक कौन ला सकता है, कोई भी एक मंत्री ला सेकंड, सकता है। मतलब ये क्या कहते हैं इसको, राष्ट्रपति से। और विधेयक को, वो विधेयक कौन ला सकता है, संसद के किसी भी सदन में वो विधेयक कौन ला सकता है। या किसी सदन की बात कीजिए ना, किसी सदन का मतलब लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी में भी। ठीक है, तो किसी भी सदन में कोई ला सकता है और कोई भी मंत्री ला सकता है, या जो मंत्री नहीं है वो भी ला सकता है, जो नॉर्मल सांसद है वो भी ला सकता है उसको। जैसे मैं अगर मान लीजिए संसद में चुना गया हूँ, सांसद हूँ मैं मंत्री नहीं बना, विपक्ष में हूँ मान लो, मैं विपक्ष में ही क्यों ना बैठा हूँ, लेकिन मुझे लगता है संविधान में संशोधन करना चाहिए, तो मैं एक विधेयक बनाऊंगा, उसे लोकसभा में पेश करूंगा कि जी ये संविधान में संशोधन करना चाहिए। तो कोई भी मंत्री और कोई भी गैर सरकारी सदस्य यानी कोई भी सांसद जो मेंबर है उस संसद का, सदन का, वो ला सकता है। लेकिन और उसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं चाहिए लाने के लिए,
मतलब राष्ट्रपति से पूछना नहीं है उसके लिए कि मैं ये कानून लाना चाहता हूँ। संवैधानिक संशोधन के लिए राष्ट्रपति से पूछा नहीं जाना चाहिए। कुछ ऐसे कानून हैं जिसको पेश करने से पहले ही राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, कानून ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिसको पेश करने से पहले भी, जैसे कि जो वित्त कानून होता है, वित्त विधेयक होता है, ठीक है, जो फाइनेंस से रिलेटेड जो है ना, ये पढ़ेंगे बाद में, अभी इतना वो मत जाओ। कुछ कानून में ये बता रहा हूँ कि वित्त विधेयक जो होते हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, वो विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ती है कि हम ये विधेयक देने जा रहा हूँ। ठीक है, राष्ट्रपति मंजूरी देगा तभी वो दे सकता है। ठीक है, लेकिन संविधान संशोधन की बात अगर की जा रही है तो कोई भी विधेयक, कोई भी मंत्री या कोई भी सदस्य, सदन का कोई, किसी सदन का कोई सदस्य किसी भी सदन में वो विधेयक ला सकता है बिना राष्ट्रपति की अनुमति के भी। ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति नहीं चाहिए। समझो इस शब्द, इन शब्दों को, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है सारे। ठीक है, उसके बाद क्या है, विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से ही पारित होना पड़ता है, अनिवार्य है। विशेष बहुमत क्या होता है कि वो बहुमत 50% से अधिक सदन की कुल सदस्य की संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों की 2/3, मतलब क्या लिखा गया है इसमें, दो बहुमत माने गए। दो तरह के बहुमत है इसके अंदर। पहला, रुको, ठीक है, तो संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, विधेयक बोल रहा हूं, मतलब अभी कानून नहीं बना है। तो पहला पॉइंट, कोई भी सदस्य किसी भी सदन में ला सकता है, पेश कर सकता है। ठीक है, ला सकता है नहीं, ला सकता है, पेश कर सकता है, दोनों वर्ड एक ही है। पेश कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति कोई मंजूरी नहीं चाहिए। पास करने के लिए इस विधेयक को अप्रूव, पास करने के लिए, ये विधेयक कैसे पास होगा, कैसे पास होगा, तो दो तरह के बहुमत चाहिए। इसको बोलते हैं हम विशेष बहुमत। विशेष बहुमत, विशेष बहुमत से पास होता है। ये विशेष बहुमत है क्या चीज, इस विशेष बहुमत क्या है, पहला, जितने सदस्य हैं, टोटल सदस्य जो भी हैं उस सदन के, टोटल सदस्य, सदन के टोटल सदस्य का 50% से अधिक हाँ बोले। ठीक है, क्या बोलते, हाँ नहीं बोलते, आय बोलते, आय। ठीक है, वर्ड होता है आय, यस नहीं, आय। ठीक है, और पहला, ये तो पहला हो गया। दूसरा, दोनों मिलके सदन में जो उस समय उपस्थित हैं उनका 2/3 सदस्य हाँ कर दे, यानी आय कर दे। अगर मान लो सदन में जितने भी सदस्य, चाहे वो है या ना हो, सदन की टोटल मेंबरशिप जो बोल रहा हूं मैं, उस दिन उपस्थित की बात नहीं कर रहा हूं, सदन के जितने हैं टोटल मेंबरशिप उस पूरे 5 साल के लिए। मान लो इस साल 545 सीटें भरी गई, तो 545 सीटें के 50% से एक ज्यादा। ठीक है, 50% से एक ज्यादा, तो 50% कितना हो गया इसका 545 का 50% कितना हो जाएगा, 272.5 होगा। तो 273 लोग। ठीक है, 50% ज्यादा चाहिए, एक ज्यादा, डेढ़ ज्यादा, सब बराबर होता है। 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा 272.2 तो 273 लोग हाँ बोल दें। और अगर उस दिन मान लो 200 सदस्य उपस्थित थे 500 टोटल मेंबर, लेकिन उस दिन आए 200 थे, 200 का 2/3 कितना हो जाएगा है, 200 का 200 का 2/3 कितना हो गया, 133.3, मतलब 134 लोग। उस दिन अगर 200 उपस्थित है तो 134 लोग हाँ बोल दें। और लेकिन
चाहिए क्या यहाँ पे 50%, 273 चाहिए था, तो ये वाला माना नहीं जाएगा। अगर सिर्फ 200 लोग हैं तो 273 तो टोटल चाहिए था ना मेंबरशिप। 273 तो हाँ ही बोलने थे उसको, और उस दिन आए थे 200, तो पास ही नहीं होगा वो तो बिल। 273 तो बोलना चाहिए था। विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। ये बहुमत क्या है? 50% है सदन की कुल संख्या का। ठीक है, यह बहुमत 50% से अधिक है सदन की कुल जनसंख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत या मतदान पर द्वारा होना चाहिए। ठीक है, 50%, 2/3 प्लस टोटल मेंबरशिप का 50%। एक मिनट रुको यार, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना है इसको। इंग्लिश वाले में थोड़ा सा सही से लिख दिया गया है। बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस, दोनों सदनों में स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। वो मेजोरिटी क्या होगी? टोटल मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड, तो यहाँ एंड तो लिखा ही नहीं गया था, मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो यहाँ एंड और नहीं लिखा गया था, लग रहा है बीच में किस आधार पर लिखा गया है सिर्फ। ठीक है, तो है क्या चीज ये? 50% प्लस 2.5%, 2/3, ठीक है, 2/3 यानी 75%। तो अगर 50% मान लो 273 हो रहा है और आए 200 ही लोग थे, तो बिल पास ही नहीं होगा। ठीक है, 274 तो कम से कम आने चाहिए ताकि 273 लोग हाँ बोल दें। 273 तो कम से कम आना चाहिए ताकि सब हाँ बोल दें, तभी वो बिल पास होगा। समझ रहे हो? तो ये बिल को पास करना कितना मुश्किल है कि 273 तो आने ही चाहिए उस दिन, और जितने आए हैं और वोट कर रहे हैं उसके 2/3 हाँ बोल दें। ठीक है, ठीक है, मेरा कहने का जो मतलब था समझ गए कि नहीं समझे? कि संविधान संशोधन विधेयक कोई इसमें भी यही सदस्य, हाँ बोलिए बोलिए। इसमें यही बोला गया है ना कि यदि उसमें जैसे जितना से 2/3। हाँ हाँ, जितना देखो दो चीजें बोली गई हैं। जितना उसका टोटल मेंबरशिप, मान लीजिए वो लोकसभा में अभी वोट है, अभी वो लोकसभा में गया है बिल। ठीक है, मान लो अभी वो लोकसभा के अंदर गया है था, लोकसभा के अंदर आपने किसी ने विधेयक ने किसी ने पेश किया, उस पर चर्चा हुई और वोटिंग हुई। लोकसभा का टोटल मेंबरशिप कितना है? 545 है मान लो। ठीक है, 545। तो 545 का आधे लोग कितने हो गए? 272.2 हो गए। तो इससे ज्यादा 50% से अधिक मतलब 273 चलेगा। तो 273 लोग तो हाँ बोलेंगे ही बोलेंगे, इनको तो बोलना ही बोलना है। प्लस अगर मान लो उस दिन 500 लोग आए हैं, ठीक है, 6 उस दिन मान लो 500 लोग 510 लोग आए हैं, ठीक है ना, 510 लोग आए हैं। ठीक है, उस दिन 510 लोग आए हैं, तो 273 ने हाँ बोल दिया, तो फिर देखा जाएगा कि 510 का 2/3 कितना था। ठीक है, तो 2/3 कितना हो गया इसका? ठीक है, तो अगर 510 लोग आए हैं, हाँ 510 लोग आए हैं, तो उसमें से 340 लोग हाँ बोलने चाहिए। तो मान लीजिए उस दिन लोकसभा में 510 लोग थे, मान लीजिए उस दिन लोकसभा में 510 लोग थे, एक विधेयक आया उसमें संशोधन के लिए, संविधान संशोधन के लिए विधेयक आया, तो इसको दो तरह से दो लोग 273 लोग हाँ तो बोलेंगे ही, मतलब 545 का आधा प्लस 340 लोग और, मतलब और नहीं, मतलब उसी मतलब टोटल 340 तो होने चाहिए, क्योंकि इसी में 273 काउंट हो जाएगा ना। मतलब 340 लोग हाँ बोल दें, और उस दिन मान लो लोग ही आए हैं 200, तो ये पास नहीं होगा, क्योंकि 200 का 2/3 तो हाँ बोल देंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ 50% चाहिए था टोटल मेंबरशिप का, तो मान लीजिए उस दिन मान लो कि 3 ही लोग गए, 3 का 2/3 कितना हो गया? 2 ही लोग। ठीक है, तो एक एक तो ये होता है कि कुछ एक मिनिमम लिमिट होता है कि इतने लोग तो आने चाहिए तभी सदन चलेगा। ठीक है, 3 लोग से सदन नहीं चल सकता, ये तो मैंने वैसे एग्जाम्पल दे दिया आपको। 3 लोग से सदन नहीं चल सकता, कम से कम 10% लोग होने चाहिए टोटल मेंबरशिप का, तभी सदन चलेगा। ठीक है, 10% मतलब 545 लोग हैं, तो कम से कम 55 लोग तो आने चाहिए। 55 से कम हो गए ना, अगर 54 या 52 हो गए, सदन नहीं चलेगा उस दिन। तो मान लो 55 पे सदन चलता था, तो 55 ही लोग आए, लेकिन 50 पर 273 लोग पहले ही हाँ बोलने चाहिए थे, इसका 2/3 तो मान लो हाँ बोल देंगे, मान लीजिए हाँ बोल दिया उन्होंने, जो 55 लोग आए थे और वोट कर रहे हैं उनके 2/3 ने हाँ बोल दिया, लेकिन यहाँ क्या था, टोटल मेंबरशिप का 50% हाँ बोलना था, तो टोटल मेंबरशिप तो हुई नहीं 273, तो पास नहीं होगा, मुश्किल है, इसको पास करना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके बाद क्या है, प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना पड़ता है।
ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने एक जगह पास करा दी लोकसभा में और राज्यसभा में अटक गया तो ज्वाइंट सीटिंग करवा दो। ज्वाइंट सीटिंग नहीं होगी, ठीक है। संयुक्त बैठक से प्रावधान को पास कराने को कोई वो नहीं है। होता कि मान लो कोई कानून आया, कोई कानून अगर आया, कोई भी नॉर्मल कानून, ठीक है, लोकसभा में आता है, ठीक है, यहाँ से पास हो गया, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पास नहीं हुआ, तो अगर ये साधारण कानून है, सामान्य है, ठीक है, अगर ये कानून सामान्य है तो इसके लिए क्या होगा, एक से पास हो गया, दूसरे से पास हो ही नहीं रहा है, काफी टाइम हो गया, तो इसके लिए ज्वाइंट सीटिंग होती है, संयुक्त बैठक, ठीक है। इसके लिए दोनों की ज्वाइंट सीटिंग होगी और हेड कौन बनेगा, स्पीकर बताइए, बाद में बात करेंगे कैसे होता है, ठीक है ना, इसके बारे में आएगा बाद में। तो ज्वाइंट सीटिंग होती है। लेकिन अगर ये कानून संविधान संशोधन है, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक है, तो ज्वाइंट सीटिंग नहीं होगी। उसमें अनिवार्य है दोनों सदनों से बारी बारी करना ही है पारित। लोकसभा से पास हो गया तो अब राज्यसभा में ले जाओ, वहां से पास ही करना है। राज्यसभा में पास नहीं हो रहा है तो कानून नहीं बन सकता। लेकिन नॉर्मल कानून में क्या होता है कि अगर राज्यसभा से पास नहीं हो रहा है तो दोनों को इकट्ठे बैठा देते हैं कि आप पास करो। तो उस टाइम क्या होता है, लगभग लोकसभा वाला जीत जाता है, कि उसमें 545 लोग होते हैं, ज्यादा लोग होते हैं, तो जीत जाता है, फिर उपास हो जाता है लगभग। लेकिन संविधान संशोधन में क्या है कि उसको दोनों सदनों से पास होना अनिवार्य है, मतलब दोनों सदनों में ही बारी बारी पास होगा। ज्वाइंट सीटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि ज्वाइंट सीटिंग संविधान संशोधन के लिए कौन सी बातें सही है, ज्वाइंट सीटिंग होगी कि नहीं होगी, तो नहीं होगी ज्वाइंट सीटिंग। समझ रहे हो, इतना समझे ना। उसके बाद क्या है पांचवा, यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो, मतलब अगर मान लो संविधान का संशोधन, तो अभी कितने रहते हैं यहाँ से, एक मिनट करते हैं। अगर विधेयक जो हम विधेयक लाए हैं, मान लीजिए लोकसभा में आया है, ठीक है, एग्जाम्पल, विधेयक जो है वो लोकसभा में आया है, ठीक, कोई भी मंत्री ले आया, उठा के लोकसभा में ले आया सीधा। अगर वो विधेयक, लोकसभा का जो भी विधेयक है, अगर ये संघीय व्यवस्था को प्रभावित करता है, मतलब संविधान में जो संघीय व्यवस्था दी गई है हमारे संविधान में, मतलब ऐसी चीज को जो संघीय व्यवस्था को, जो संविधान में जो संघीय चीजें हैं उनको प्रभावित करता है, तो आधे राज्य के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। मतलब लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद वो राज्य में भेजा जाएगा, हर राज्य में भेजा जाएगा, उसको हर राज्य के विधानमंडल में भेजा जाएगा, और राज्य के विधानमंडल में 50% से ज्यादा वोट लेके पास होना चाहिए। 15 आधे राज्य, मतलब अभी कितने राज्य, 28 राज्य है ना, तो कम से कम 14 राज्यों में और हर राज्य में 50% से ज्यादा पे पास होना चाहिए वो कानून, तब जाके वो कानून राष्ट्रपति के पास जाएगा। समझे, मान लो आप विधेयक लाए, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, फिर उसको कहाँ भेजेंगे, सभी राज्यों में भेजेंगे। 28 है तो सभी 28 राज्यों में भेजा जाएगा, और उन 28 के आधे राज्य यानी 14 राज्य में कम से कम 14 में तो पास होना चाहिए। कितना मेजोरिटी से, 50% मेजोरिटी से, ठीक है। यहाँ इसको पास होना पड़ेगा 2/3 मेजोरिटी से, और यहाँ सभी राज्यों में, आधे राज्यों में 50% मेजोरिटी से पास होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। ठीक है ना, उसके बाद आगे चलते हैं। संसद के दोनों सदनों से पारित होने पर, और मान लो राज्य के विधानमंडल से ही पारित हो गया, ठीक है, जहां तक उसको आवश्यक था, अगर राज्य के विधानमंडल में भी आवश्यकता थी उसकी पास होने की, वहां से ही पास हो गया, फिर राष्ट्रपति की सहमति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे, वे उसके पास, राष्ट्रपति के पास कुछ पावर होती है, ठीक है, कि वो विधेयक को रोक सकता है। लेकिन जब संवैधानिक संशोधन की बात आती है तो न तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और न ही संसद को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। यहाँ राष्ट्रपति की पावर खत्म हो जाती है। अगर वो कानून संविधान संशोधन का कानून है तो ना तो अपने पास रख के भूल जाएगा, होता ना कि संविधान कोई कानून आया संशोधन होने के लिए, कोई विधेयक आया राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए, तो राष्ट्रपति ने कहा ये तो थोड़ा गलत लग रहा है तो मैं अपने पास रख लेता हूँ, देता ही नहीं वापस। या अगर उसे देना है तो ये वापस देता कि भाई ये गलत चीज है, इसको आप फिर से देखो। तो लेकिन जब संविधान संशोधन का विधेयक आएगा तो ना तो वापस दे सकता है पुनर्विचार के लिए सदन को, और ना ही उसको अपने पास रख के छोड़ सकता है, उसको साइन करना पड़ता है उनको, राष्ट्रपति को उनको साइन करना ही पड़ेगा उस पर, वो मजबूर है इस चीज के लिए, ठीक है।
राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक जो हो गया अधिनियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा, संविधान संशोधन अधिनियम बोला जाएगा उसको, और उसको संविधान में समावेश कर लिया जाएगा। संविधान में कहीं लिख दिया जाएगा जिस चीज को संशोधित कर रहा है, वो जिस आर्टिकल को संशोधित कर रहा है वहां लिख दिया जाएगा। समझ गए? तो इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक बहुमत वाली बात इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार उसको पढ़ना और खुद से समझने की कोशिश करना, और दूसरा इंपॉर्टेंट है ये संघीय व्यवस्था वाला, इसको पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, तो इसको दोबारा करेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। संशोधनों के प्रकार जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कौन कौन से संशोधन में किस संघीय ढांचा, अब संघीय ढांचा जो आएगा चैप्टर उसमें भी पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है, तो इतना कंफ्यूज नहीं होना, जो जो चैप्टर आएगा उसमें चीजें आएंगी, फिर से आएंगी।